हेलो है नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं बायो साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक लर्निंग एंड मेमोरी। आज हम देखेंगे लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके न्यूरल मैकेनिज़म्स भी देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लर्निंग और मेमोरी का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? एनकोडिंग, डिकोडिंग, है ना, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, एक्विजिशन। लेकिन अगर हम बायोसाइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आ जाता है टर्म साइनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग। चलिए आगे पढ़ेंगे इन टर्म्स को। तो सबसे पहले देख रहे हैं मेमोरी के बारे में छोटी सी चीज़, कि जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन लर्न करते हैं, ठीक है, जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं तो हम वो लर्निंग कहलाती है। और उसी लर्निंग को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि डैट मेमोरी इज़ द आउटकम ऑफ लर्निंग। सो मेमोरी के अगर बारे में हम लोग देखें तो दो टाइप्स की होती है, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव, यानी कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट का मतलब तो है कि भाई आउटर वाला, कि इंसान कॉन्शियस है, अवेयरनेस है, अवेयर है। इसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व होता है ब्रेन का, हिप्पोकैम्पस एंड मीडियल टेम्पोरल लोब। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? ये न्यू एपिसोडिक मेमोरी बनाने का यूज़ करता है। और टेम्पोरल लोब में भी अगर कोई डैमेज होता है तो वो भी मेमोरी डिसऑर्डर कर सकता है। सो एक्सप्लिसिट भी दो टाइप के होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक यानी कोई इवेंट्स हुआ हो आपका, है ना, जिसमें टेम्पोरल, न्यूकॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है। सिमेंटिक मतलब कि आपको फैक्ट्स के बारे में पता हो, कि वर्ड, रूल्स, लैंग्वेज, ग्रामर, है ना, ये भी टेम्पोरल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड है। इम्प्लिसिट में चार टाइप हो जाता है। प्राइमिंग, कि भाई अब कपो किसी भी चीज़ को करने से पहले प्राइमिंग करना होता है ना, तो वैसे ही ये नियो कॉर्टेक्स आता है इसमें। फिर आता है प्राइमिंग, प्रोसीजरल, एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। प्रोसीजरल में कि जो प्रोसेस चल रहा है, कोई स्किल्स है, टैलेंट है, हैबिट है ना। स्ट्रेटम सेरेबलम में ये इसका फंक्शन एसोसिएटेड है। एसोसिएटिव में है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग, एमिगडेला जिसमें और सेरेब्रम इंक्लूडेड है। फिर है नॉन एसोसिएटिव जिसमें हैबिचुएशन है, सेंसिटाइजेशन है एंड रिफ्लेक्स पाथवे है। सो हम क्या देखेंगे, मेमोरी बनती कैसे है और टाइप्स कैसे हुआ। देखिए, एक तो है कि हमारा अंदर वाला, हम अनकॉन्शियसली मेमोरी बना रहे हैं, हमारा स्किल्स कुछ हो रहा है, हैबिट्स कुछ है, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कोई मेमोरी बिल्ड की है, ऑपरेंट कंडीशन के थ्रू, है ना, रिफ्लेक्स पाथवेज के थ्रू। लेकिन एक्सप्लिसिट की जो हमको अवेयर हो, जो हमको पता है कि भाई हम ये इवेंट्स खुद से याद कर रहे हैं, ये फैक्ट याद कर रहे हैं, हमारी मेमोरी में हमने खुद से डाला है। तो पहले हमने मेमोरी में क्या पढ़ा? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, या हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है, डिक्लेरेटिव में तो कौन से दो पार्ट्स है, जिसमें हिपोकैम्पस और टेम्पोरल और फ्रंटोलर था, एपिसोडिक और सिमेंटिक। वहीं अगर हम नॉन डिक्लेरेटिव यानी इम्प्लिसिट की बात करें तो उसमें चार था, प्राइमिंग, एसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव एंड प्रोसीजरल। अब इसी में ना स्पेशली एक्सप्लिसिट में मेमोरी के तीन पार्ट्स बताए गए, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो भाई 20 सेकंड तक ही रहती है, जिसमें हमको 5-7 तक इतने ही वर्ड्स याद हो जा पाते हैं एक बार में, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कि कुछ सेकेंड से कुछ घंटे तक आपके मेमोरी में रहता है, क्योंकि जो कि न्यू एपिसोडिक मेमोरी कौन बनाते हैं? हिप्पोकैम्पस, तो वो इंक्लूडेड होता है। मेमोरी टेरिटरी सब्जेक्टेड टू डिस्रप्शन ऑफ ट्रॉमा एंड ड्रग्स। ठीक है। लॉन्ग टर्म में कि भाई आपको ना सालों तक वो चीज़ें याद है, आपके न्यू कॉन्टेक्स्ट में वो सारी चीज़ चली गई है, वो रेजिस्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा कुछ मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब अगर हम मेमोरी के बाद लर्निंग की बात करें तो पहले है एसोसिएटिव लर्निंग में आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशन में देखिए कि जो पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग को पहले फूड दिया तो सैलिवेशन आया, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। फिर बेल दिया, बेल यानी कि घंटी बजाया तो कोई सैलिवेशन नहीं आया, सीधी सी बात है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस में न्यूट्रल ही कंडीशन रिस्पॉन्स आया। लेकिन जब बेल के साथ फूड दिया, सैलिवेशन आया। ये तो ठीक है, भाई फूड दे रहे थे तो पहले भी सैलिवेशन आ रहा था, इस बार बेल के साथ फूड दिया, लेकिन फूड दे रहे हैं ना तो सैलिवेशन आएगा। फोर्थ स्टेप में क्या किया कि सिर्फ घंटे बजाए, सिर्फ बेल दिया और तब भी सैलिवेशन आया, मतलब वो कंडीशनड हो गया कि भाई बेल के साथ पहले खाना आया तो इस बार भी हो सकता है कि बेल के साथ खाना आए।
पे डॉग के ऊपर रिसर्च हुई थी, पैवलोव ने किया था, जिसको हम आज जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से थ्रू द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ करें तो वो लर्निंग हमारी मेमोरी में चली जाती है। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि BF स्किनर ने दिया था, जिसमें एक चूहे को, एक रैट को एक बॉक्स में रखा था जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे थे, लेकिन एक लीवर भी था वहाँ पे, या तो वो शॉक सहन करे या तो वो लीवर दबा के वो बाहर निकल सकता था। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड था। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में दो चीज़ें आती है, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो हार्मलेस होता है और रिपीट लेस इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज। वही सेंसिटाइजेशन में होता है, तो अब इसमें तो प्रोलॉन्ग प्रोसाइनेप्टिक रिस्पॉन्स होता है, प्रीसाइनेप्टिक फैसिलिटेशन होता है, अपोजिट टू हैबिचुएशन एंड प्रोलॉन्ग ऑगमेंटेशन। अगर हम इसके डायग्राम्स के ऊपर ध्यान दें तो देखिए, हैबिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रीसाइनेप्टिक है, प्रीसाइनेप्स है, पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है, बीच में साइनेप्स वो गैप आ रहा है। CA जो कैल्शियम है उसके जो ग्रेजुअल CA चैनल से हो रहा है, इनएक्टिवेट हो रहा है और रिस्पॉन्स वैनिश हो जा रहा है। लेकिन वहीं सेंसिटाइजेशन में देखिए, हार्मलेस स्टिमुलस जो भी आ रहा है वो देखिए ऊपर की तरफ है, जिसमें सेरोटोनिन रिलीज ज़्यादा हो रहा है एंड प्रोलॉन्ग्ड है ये, और CA मेडिएट चेंजेस एपेंडाइमर साइलेंस। अब अगर हम कुछ मैकेनिज़म्स देखें तो इसमें क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आती है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। अब देखिए, प्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि ब्रेन की एबिलिटी कि भाई वो कितना गेन करता है, ठीक है, कितना वो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए ओपन है, कितना वो गेन करता है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब है दैट इट रेफर्स टू द अल्ट्रेशन ऑफ सेलेक्टेड साइनेप्टिक स्ट्रेंथ, कि भाई जितनी बार तुम कोई न्यूरॉन को फायर करोगे उतनी बार वो वायर होगा, मतलब जितना रिपीटेशन तुम करोगे उतना ही प्लास्टिसिटी बढ़ेगी। दैट इट इंक्लूड्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन। व्हेन वी रीड समथिंग रिपीटेडली, जब हम कुछ बार बार पढ़ते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइनेप्स बार बार निकलता है, बार बार एक्टिवेट होता है, जिससे वो स्ट्रेंथन हो जाता है और वो हमारी मेमोरी में चला जाता है। तो यही है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, दैट इट रेफर्स टू अल्ट्रेशन ऑफ सेलेक्टेड साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ साइनेप्टिक स्ट्रेंथ, अल्ट्रेशन ऑफ सेलेक्टेड साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ SSS, सेलेक्टेड साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। इसमें देखिए, एक प्री साइनेप्टिक है, एक पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, CA चैनल्स जा रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे आदान प्रदान हो रहा है, ऊपर से एक रिपीटेड स्टिमुलस लग रहा है। हिप्पोकैम्पस में भी CA न्यूरॉन है, पहला वाला, नीचे वाला ग्लूटामेट उस पर अटैच हो रहा है, CA1 न्यूरॉन। तो ये सब, इसमें दो और चीज़ें आती हैं, LTP और LTD, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल चेंज, जिसमें स्ट्रेंथनिंग होती है साइनेप्स की, और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, जिसमें वीकनिंग होती है साइनेप्स की। कि भाई ये वही वाली बात है कि अगर भाई दिमाग को यूज़ करोगे तो वो ही चलेगा, जैसे मशीन में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, फ्यूल भर के भी अगर रखे रहेंगे तो भी वो ख़राब ही होगा, या गाड़ी हम नहीं चलाएंगे तो वो भी ख़राब ही होगा। वैसे ही ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उसका जो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी है वो वीकन हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स आती है, डेजावू हो सकता है, जैसे कि फिनोमिनन प्लस ऑरा टेम्पोरल लोब्स में एपिलेप्सी होता है। कॉन्फेबुलेशंस हो सकता है, ऑनेस्ट लाइंग की वो खुद से ही मेमोरी कुछ भी मेकिंग अप ऑफ स्टोरीज कर रहा है, खुद से स्टोरीज बना रहा है। फ्रंटोरल लोब लीजन्स। फिर एक केस हुआ था, जिस केस से, वैसे तो काफ़ी सारे केस स्टडीज़ है पर ये काफ़ी बहुत फेमस है, जिसकी वजह से हम बायोसाइकोलॉजी में ये सब पढ़ रहे हैं, जिन व्यक्ति की वजह से, तो वो था हेनरी मोलेशन। हेनरी मोलेशन का जो केस था, HM का हम केस कह सकते हैं, केस ऑफ HM। इसमें क्या हुआ था, उनको एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया था उनका मेमोरी में, उनका चाइल्डहुड में। डॉक्टर्स ने क्या किया, सर्जरी करके उनका एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब, ये वाले कॉर्टेक्स उनको हटाए, जिससे उन्होंने फिर बाद में देखा कि भाई वो जो एपिलेप्सी आ रहा था उनको, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा था वो ठीक तो हो गया, लेकिन उनका ना न्यू मेमोरी फॉर्मेशन ही बंद हो गया। इसका मतलब
क्या पता चला कि भाई एंटेरोगेट एमनेशिया में ये एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब कॉर्टेक्स का काम होता है। ठीक है, अब मैंने एक आपको पढ़ाया था, 3 थ्योरेटिकल थ्योरीज, जिसमें था हेबियन थ्योरी, कंसोलिडेशन एंड मल्टीपल ट्रेस थ्योरी। तीनों का यही मतलब था दैट न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। देखिए वही वाली बात है जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई थी, दैट व्हेन वी एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन इट इज़ नोन एज लर्निंग, एंड व्हेन वी रिपीट द इन्फॉर्मेशन इट विल बिकम मेमोरी। सो एज वी कैन से द इसमें यहाँ पे मेमोरी आएगा, एज वी कैन से मेमोरी इज़ द आउटकम ऑफ लर्निंग। मेमोरी कैन बी स्ट्रेंथन बाय रिपीटेशन। साइकोलॉजिस्ट ने ना इसी में एक स्टेजेस ऑफ लर्निंग मॉडल दिया है, जिसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल है कि इन्फॉर्मेशन को पहले हम एनकोड करते हैं थ्रू एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन, फिर उसको स्टोर करते हैं एंड देन उसको रिट्राइव करते हैं। अब अगर न्यूरल मैकेनिज्म का हम और अच्छे से जाने कि ये भाई कहाँ से आया है, ये न्यूरल कोरिलेट्स इन मेमोरी एंड लर्निंग, तो सबसे पहला केस पढ़ेंगे हम HM केस का डिटेल में, फिर पढ़ेंगे मंकी एक्सपेरिमेंट डेवलपिंग एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी, एंड फिर पढ़ेंगे हम कुछ ब्रेन इमेजिंग के बारे में। उस पर जाने से पहले हम ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। डेट एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसमें हिप्पोकैम्पस, उसके बाद फिर दैट इज रिलेटेड टू फिर अगेन मेमोरी बॉडी, फिर एंटीरियर थैलेमस। उसके बाद ये फ्रंटल कॉर्टेक्स और कहाँ एसोसिएटेड हो सकता है, बेसल फोरब्रेन जहाँ पे एक्सेटिकोलाइन का मेमोरी ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन से अलग अलग, वो भी अलग एरिया में इफेक्ट करेगा, फिर न्यू कॉर्टेक्स में लॉन्ग टर्म में जाएगा। देखिए वर्किंग मेमोरी कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है ये वो बता रही है, ठीक है, और एपिसोडिक मेमोरी या हम कैसे अल्जाइमर डिजीज होता है वो बता रहा है। सो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी बॉडी एंड इंटीरियर थैलेमस। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेसल फोरब्रेन में जा सकता है, जिसमें से अलग अलग पार्ट्स में जा सकता है। बेसल फोरब्रेन से देखिए कहाँ जा रहा है, एक उससे अल्जाइमर डिजीज़ हो रहा है, फिर मैनी एरियाज में अदर जा रहा है, न्यू कॉर्टेक्स में जा रहा है, न्यू कॉर्टेक्स कहाँ जा रहा है, फिर लॉन्ग टर्म वाला एमिगडाला, इमोशनल चार्ज मेमोरी एंड हिप्पोकैम्पस भी मेमोरी। सो दिस इज अ वेरी गुड फ्लो चार्ट। लेट्स स्टडी जो हमने केसेस बताए थे, है ना। सो पहला हम पढ़ेंगे तो ऐसा मेमोरी कंसोलिडेशन हिप्पोकैम्पस वाले के बारे में, कि भाई अगर हिप्पोकैम्पस नहीं होगा तो मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होगा और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं, जैसे कार्शेकॉफ सिंड्रोम था, अल्कोहल जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं ये, जिनको थियामिन या विटामिन B1 डेफिशिएंसी होती है, उनको ये मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। सो अल्कोहलिक Korsakoff syndrome and diencephalic amnesia damages in dorsomedial nucleus of thalamus and memory bodies that is degenerative। रशियन साइकाट्रिस्ट थे Korsakoff, जिन्होंने बोला था कि excessive alcoholism lead to interrogate और retrograde amnesia caused by severe thiamine deficiency। तो मेमोरी कंसोलिडेशन ऑफ हिप्पोकैम्पस में हमने क्या पढ़ा कि भाई अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम एंड डायसेफेलिक एमनेशिया में क्या होता है कि वो इसमें डैमेज हो जाता है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड मेमोरी बॉडी, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड मेमोरी बॉडीज। और इसमें क्या बताया है भाई, हिप्पोकैम्पस नहीं होगा तो न्यू एपिसोडिक मेमोरी नहीं बनेगी, मतलब मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी। दूसरा है एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी। इसमें क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट या स्टडी किया गया था मंकीज़ पे। इन्होंने क्या किया कि न्यूरो साइंटिस्ट वांटेड टू नो हाउ मेमोरी अफेक्ट बाय टेम्पोरल हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ठीक है। तो इन्होंने पहले स्टडी, अब ये कहाँ हुआ था, निमैच में, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन 1978। इसमें क्या किया था, पर्पसफुली डैमेज कर दिया था मंकी ब्रेन को, जिसमें इसमें से हिप्पोकैम्पस निकाला, एमिगडाला निकाला, ठीक है। अब पहला एक्सपेरिमेंट में तो आया कि भाई पहला एक्सपेरिमेंट आया कि डैमेज इन हिप्पोकैम्पस एमिगडाला कैन लीड टू मेमोरी लॉस। दूसरे में आया कि भाई हिप्पोकैम्पस ही निकाला। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मंकीज़ का दोनों पार्ट निकाला, दूसरे में क्या किया सिर्फ हिप्पोकैम्पस निकाला, और तीसरे में क्या किया सिर्फ एमिगडाला निकाला, और फिर स्टडीज़ की। तो पहले तो रिजल्ट आया कि भाई हाँ हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला ये करेंगे तो इससे मेमोरी लॉस होगा और ये होगा, लेकिन एक और जो आरबी का केस था उसमें ये हो रहा था डेट ओनली हिप्पोकैम्पस डैमेज होगा ना तो भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें एमिगडाला भी
इन्वॉल्व हो। सो रिजल्ट क्या आया, फॉर मेमोरी लॉस एमिगडाला एंड hippocampus both necessary should be damaged, but this study contradicts with the one patient of RB only hippocampus damage, amygdala intact good. He suffered with interrogative amnesia. So for the clear confusion, एक और सर्जरी की गई जिसमें था श्राउड जोला एंड कलीग्स इन 1993 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। दे रिमूव ऑल 3 पार्ट्स, ठीक है, मतलब टेम्पोरल और ये एमिगडाला हिप्पोकैम्पस ये सब हटा दिया। और फिर रिजल्ट देखा, उसमें क्या पता चला, दे कंपेयर द मेमोरी लॉस डैमेज इन नियर एरियाज ऑफ हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, वो एंटेरोग्रेड होता है, और मेमोरी लॉस कितना मतलब नो डैमेज नियर द हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। इसका क्या मतलब है, इससे हमें देखिए क्लियर के लिए ये पता चल रहा है कि अगर हमारे ब्रेन में हमारे हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला डैमेज हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि एमिगडाला की वजह से हुआ हो, सिर्फ हिप्पोकैम्पस की वजह से कोई भी एंटोरोगेट मेमोरी लॉस यानी एमनेशिया हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एमिगडाला भी इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के आसपास वाला एरिया भी अगर डैमेज हो तो ये ज़रूर इंटरोग्रेट एमनेशिया कराएगा, और इसमें तीनों का हाथ होगा। अब कुछ कॉमन टर्म जान लेते हैं। पहला है हिप्पोकैम्पस, क्रिटिकल फॉर कंसोलिडेशन न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है, न्यू फॉर्म एपिसोडिक मेमोरी बनाने के लिए। एमनेशिया ये लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन है ड्यू टू द डैमेज ऑफ हिप्पोकैम्पस। एंटेरोगेन एमनेशिया इनेबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज। रेट्रोगेन एमनेशिया लॉस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेमोरीज। एंड अल्जाइमर डिजीज दैट इज डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस टिपिकली विद द एंटेरोगेट एमनेशिया। सो हमें स्टडी से क्या पता कि जो HM का केस था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द स्टडी इन द फील्ड ऑफ बेसिकली मेमोरी एंड डिसऑर्डर इन बायोसाइकोलॉजी। देखिए नॉर्मल ब्रेन क्या था, हिप्पोकैम्पस, और HM में से क्या निकल दिया था, हिप्पोकैम्पस निकाल दिया था, और फिर उस पर देख रहे थे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसी देखिए न्यूरल मैकेनिज्म में ना हम थोड़ा LTP और इलेबोरेट तरीके से पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन ये क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इन्हेंसमेंट इन द सिंगल ट्रांसमिशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द देन simultating them synchronously। देखिए ये क्या था, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इन्हेंसमेंट इन सिंगल ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन। जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ना दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसमें जितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इन्हेंसमेंट है ना वो लॉन्ग टर्म है ना, ये तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जिसमें स्ट्रेंथनिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्स होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सेल्यूलर बेसिस मैकेनिज्म फॉर अंडरलाइज इन लर्निंग एंड मेमोरी इन द ब्रेन। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो LTP इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्स विच आर द कनेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी का रिपीटेड स्टिमुलाई अप्लाई होता है न्यूरॉन पे तो साइनेप्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अब क्या होता है, ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होता है वो निकलता है, ग्लूटामेट निकलता है कौन से रिसेप्टर पे, NMDA एंड AMPA, एम्पा एंड एम्डा, ठीक है। तो देखिए ग्लूटामेट वेसिकल्स है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ग्लूटामेट वेसिकल्स में से निकला। ग्लूटामेट क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो निकला साइनेप्स में, साइनेप्टिक गैप में, फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे किस पे कौन से रिसेप्टर पे आया, एम्डा और लैम्डा, जिसमें दोनों में से बाहर क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम निकलेगा, और अंदर क्या आएगा, सोडियम एंड कैल्शियम। देखिए इसमें प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, वेसिकल नंबर बढ़ता है। अब देखिए इसके कुछ ना फेजेस हैं, अर्ली LTP और लेट LTP। तो अर्ली LTP में क्या होता है, दैट इट अकर्स क्विकली, ठीक है, कुछ फ्यू आवर्स के लिए ही होता है, और इसमें इट इन्वॉल्व्स ओनली मॉडिफिकेशन इन द एफिशिएंसी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। लेकिन लेट में क्या होता है कि भाई प्रोलॉन्ग चेंजेस होता है, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। पहले वाले में देखिए क्या हो रहा था, कुछ घंटे के लिए रुक रहा था, जल्दी हो रहा था, और मॉडिफिकेशन हो रहा था। मॉडिफिकेशन किसका, इन द एफिशिएंसी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। लेकिन लेट LTP में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स मैनी प्रोलॉन्ग चेंजेस इंक्लूडिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन and the growth of new synaptic connections leading to longer lasting enhancement। so ये दो phases है, LTP लेट
अर्ली LTP एंड लेट LTP। ठीक है, अब मैंने ना आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से बताया स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्स, वैसे ही एक डिप्रेशन भी होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या हो रहा है, उसमें अगर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द साइनेप्स हो रहा है तो उसमें वीकनिंग ऑफ द साइनेप्स होगा। रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी देखें तो LTP इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी a की मैकेनिज्म बाय विच मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द ब्रेन। इसके ना वो ये वाइडली कंसीडर है कि भाई यही मैकेनिज्म है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन that involves in which the memories are stored in the brain. It is particularly well studied in the hippocampus area, a region critical for memory formation. The strengthening of synapse connections through the LTP is believed to help encode and restore the information. मॉलिकुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो द इंडक्शन ऑफ LTP typically requires the activation of NMDA receptors by the neurotransmitter of glutamate, which allows the calcium ions to enter to the postsynaptics। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है और बाहर क्या जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, द कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर्स द कैस्केड of intercellular signaling pathways that results in insertion of more AMPA receptors into the synapse and change in synaptic structure। फिर आता है इसमें प्लास्टिसिटी, that it is a form of synaptic plasticity which refers to the ability by synapse to strengthen or weaken over the time in response to increase or decrease in their activity। This plasticity is essential for brain's ability to adapt to new information and एक्सपीरियंसेस। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए हमने LTP में क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने उसका मैकेनिज्म कि भाई LTP क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्स होता है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा, डायग्राम के थ्रू पढ़ा, क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर हमने फेजेस पढ़ा, अर्ली एंड लेट वाला, फिर रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ा, क्या रोल है इनका मेमोरी होता है, फिर हमने मॉलिकुलर बेसिस पढ़ा कि इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो रहा है, फिर हमने प्लास्टिसिटी पढ़ा कि दैट इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, सो हमने मैकेनिज्म पढ़ा, फेजेस पढ़ा, रोल इन लर्निंग मेमोरी पढ़ा, मॉलिकुलर बेसिस पढ़ा एंड प्लास्टिसिटी पढ़ा। राइट, देखिए रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी में बेसिकली क्या था, LTP इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी अ की मैकेनिज्म फॉर विच मेमोरी आर स्टोर्ड इन द ब्रेन। सीधा सीधा बोल रहे कि भाई हम जो LTP पढ़ रहे हैं ना, यही बेसिस है किसका, मेमोरीज़ का। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथनिंग और साइनेप्टिक मेमोरी अगर होगा LTP, तो देखिए जितना एक थ्योरी है ना हैबियन थ्योरी, जिसमें न्यूरॉन्स विल फायर टुगेदर मीन्स वायर टुगेदर। अगर हम बार बार एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइनेप्स बार बार जनरेट हो रहा है, साइनेप्स एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे साइनेप्स का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है और वो लर्निंग हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बढ़ रही है। दैट इज़ हेंस मेमोरी इज़ द आउटकम ऑफ लर्निंग। तो अगर हम इसके कंक्लूजन पे देखें तो अंडरस्टैंडिंग LTP लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन is crucial for developing the treatments for memory related disorders such as Alzheimer disease or for enhancing the cognitive function। So I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया। So please do like, comment and share and subscribe to my channel। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, एंड स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।